क्लास 10th साइंस का जो हमारा दूसरा चैप्टर है जिसे हम कहते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण, इंग्लिश में कहते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड बेस एंड साल्ट की इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे नोट्स के साथ। तो सबसे पहले बात आती है कि अम्ल किसे कहते हैं। क्या अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल हम उस पदार्थ को कहते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, जो क्या करें नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। देखें डिफिनेशन में क्या कह रहा, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल किसे कहेंगे? जिनका स्वाद खट्टा होगा और वो क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर को यदि उसमें डाला जाए तो लाल कर देंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ये तो था हमारा पुराना कंसेप्ट, लेकिन आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार हम अम्ल किसे कहेंगे वो आइए देख लेते हैं। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार हम उस पदार्थ को अम्ल कहेंगे जो क्या करेगा, अपने जलीय विलयन में टूटकर क्या करेगा, अपने जलीय विलयन में टूटकर केवल और केवल क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा। और उस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अलावा और कोई दूसरा धन आयन नहीं होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और अम्लों में क्या होता है कि हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। देखें डिफिनेशन में, लेकिन आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई और धनायन नहीं होता है, यहाँ पे है रहेगा, है अम्ल कहलाते हैं। तथा स्पष्ट है कि अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल हम उसे कहेंगे जो क्या करेंगे जलीय विलयन में टूटकर क्या बनाएंगे, H+ आयन देंगे और उस जलीय विलयन में H+ आयन के अलावा कोई और दूसरा धनायन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा धनायन नहीं होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और अम्लों में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। उसके बाद बात आती है कि अम्लों के प्रकार। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। क्या अम्ल दो प्रकार के होते हैं? पहला होता है हमारा प्रबल अम्ल होता है और दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो ये सब क्या है, प्रबल अम्ल के उदाहरण है। जैसे HCl हो गया जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 हो गया जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। लेकिन इन्हें प्रबल अम्ल क्यों कहा गया? क्योंकि जब ये इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये क्या होते हैं, पूरी तरह से आयनिक हो जाते हैं। क्या होते हैं, पूरी तरह से आयनिक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और बाकी के सभी आयन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देखें डिफिनेशन में, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनिक या वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। H2SO4 है, जैसे इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और सल्फेट आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। इसी तरह से Cl है, जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और नाइट्रिक अम्ल को भी क्या कहते हैं, हम प्रबल अम्ल ही कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल हम उस पदार्थ को कहते हैं जो क्या हो, जल में पूरी तरह से वियोजित न हो। क्या जल में क्या हो, पूरी तरह से वियोजित न हो। जैसे HCN है, इसका जब जलीय विलयन बनाएंगे कह सकते हैं, इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अब हम 1 मोल तो नहीं ले सकते हैं ना, HCN का 1 मोल तो नहीं ले सकते हैं। अब थोड़ा भी लोगे तो उसमें HCN के कई मोल हो जाएंगे। तो इस तरह से कहते हैं कि पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन वहाँ से नहीं निकलता है, लेकिन पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन नहीं निकलता। तो जिसका पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होता उसी को हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। HCN है, ये टूटेगा तो H+ आयन बनाएगा और Cn- आयन बनाएगा, जिसे कहते हैं साइनाइड आयन, इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन। इसी तरह से एसिटिक अम्ल है हमारा, ये टूटता है किसमें, एसीटेट आयन में, CH3COO- को क्या कहते हैं, एसीटेट आयन कहते हैं, और फिर टूट जाता है ये किसमें, हाइड्रोजन आयन में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं वे जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अम्लों की जलीय विलयन में प्रबलता। तो ये प्रबलता का क्रम है जलीय विलयन में अम्लों का। सबसे प्रबल होगा HCl, फिर होगा HNO3, फिर होगा H2SO4, फिर होगा CH3COOH, फिर होगा H2CO3, फिर होगा HCN। सबसे प्रबल होगा HCl, सबसे दुर्बल क्या होगा, HCN। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अम्लों की भौतिक गुण। तो अम्लों की भौतिक गुण में हमें क्या जानना जरूरी होता है कि उनका स्वाद कैसा होता है, वे जल में विलेय हैं कि नहीं विलेय हैं, यदि उस अम्ल में नीला लिटमस पेपर डाला जाए तो कैसा कर देता है, अम्लों की प्रकृति क्या होती है, यही सब जानना होता है उसके भौतिक गुण में। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होंगे और क्या होंगे, जल में विलेय होंगे। और जब अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है।
तीसरा क्या है, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक मीन्स क्या होता है, नष्ट करने वाला। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। इनके प्रभाव से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अम्लों के भौतिक गुण में हमने क्या जाना कि अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है और ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और अम्ल की प्रवृत्ति कैसी होती है, संक्षारक होती है, यानी कि नष्ट करने वाली होती है। अम्ल जिसके संपर्क में पड़ेगा वो उसको क्या करने लगेगा, धीरे धीरे नष्ट करने लगेगा। तो अम्ल का प्रभाव कपड़े पर पड़ेगा तो कपड़ा धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, लकड़ी पे पड़ेगा तो लकड़ी नष्ट होने लगेगा, कागज पे पड़ेगा तो कागज नष्ट होने लगेगा, त्वचा पे पड़ेगा तो त्वचा जल जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि जो अम्ल की प्रकृति होती है वो क्या होती है, संक्षारक होती है, यानी कि नष्ट करने वाली होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अम्ल का भौतिक गुण। अब देख लेते हैं अम्लों की रासायनिक गुण। तो अब देखें अम्लों का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहला आता है कि धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। तो जैसे ही अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम क्या है, एक हमारा धातु, ये सब रिएक्शन उसके क्या है, उदाहरण है। सोडियम क्या है, हमारा एक धातु है और ये जैसे जल अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब देखें सोडियम के पास होता है एक प्लस का चार्ज, उसी तरह से Cl के ऊपर होता है एक माइनस का चार्ज। तो इधर का माइनस वाला इधर के प्लस वाले के साथ शिफ्ट हो जाता है तो क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। और फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन बचता है वो किसके रूप में निकल जाता है, H2 के रूप में। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड बराबर कर लेंगे, इधर भी 2 कर लेंगे। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अभी इधर 2 क्लोरीन हो गया तो इधर भी क्या कर देंगे, 2 सोडियम कर देंगे, इधर भी कर देंगे। तो इस तरह से 2 Na हो गया, 2 Cl हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसी तरह से जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखें जिंक के पास होता है 2 प्लस का चार्ज और सल्फेट आयन के ऊपर होता है 2 माइनस का चार्ज। तो इधर का माइनस वाला इधर के प्लस वाले के साथ शिफ्ट हो जाता है तो क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। जिंक सल्फेट और यहाँ से क्या निकल जाता है, बाहर हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है हम लोग की वो आइए देख लें। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि हमें क्या करना है, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ सबसे पहले कराना है, धातु कार्बोनेट के साथ कराना है, उसके बाद धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराना है। तो जब देखें अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। धातु कार्बोनेट कह रहा है, यानी कि कार्बोनेट मीन्स होता है CO3, क्या होता है, CO3। और धातु क्या ले लें, कैल्शियम ले लें। कैल्शियम क्या है, एक धातु है तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और अम्ल कोई भी अम्ल ले लें, जैसे हम क्या ले लें, इधर HCl ले लें, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो अब हम ये धातु कार्बोनेट हो गया, ये अम्ल हो गया। तो जब ये परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाना चाहिए, लवण बनाना चाहिए, जल बनाना चाहिए और क्या बनाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना चाहिए। तो हमें पता है कि जो कैल्शियम आयन होता है ना, इसके ऊपर होते हैं कैल्शियम के प्लस के 2 के चार्ज। ठीक है, और Cl के ऊपर होते हैं माइनस के 1 के चार्ज। एक Cl के ऊपर क्या होगा, 1 माइनस का चार्ज होगा। तो अब इधर का जितना माइनस वाला रहता है इधर के उतनी प्लस वाले के साथ शिफ्ट होता है। तो इधर तो 2 प्लस का चार्ज है, इधर 1 ही माइनस का चार्ज है, तो हमें क्या करना चाहिए, माइनस वाले को बराबर करना चाहिए ना पहले। तो माइनस वाले को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर क्या हो जाते हैं, 2 माइनस के चार्ज वाले Cl हो जाते हैं। तो ये किसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं, Ca के साथ। तो बन जाता है CaCl2 बन जाता है। और यहाँ से बचता है 2 हाइड्रोजन अभी बचता है, क्या बचता है, 2 हाइड्रोजन बचता है। तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन यहाँ की 1 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, जल बना लेता है, जल बन गया इस तरह से। अब यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकला है लेकिन 2 ऑक्सीजन तो बचा है ना, और क्या बचा है, कार्बन भी बचा है। तो इस तरह से यहाँ बच जाता है CO2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करा तो क्या बनाया, लवण बनाया, जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और यहाँ पर हमने इसी रिएक्शन के द्वारा देख भी लिया। इसी तरह से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आइए इसे देख लेते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहा है, तो धातु में हम ले लेते हैं सोडियम, फिर क्या रहा है, हाइड्रोजन, तो बीच में ले लेते हैं हाइड्रोजन। कार्बोनेट कह रहा है तो मान लीजिए CO3 हमने ले लिया। अब इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, अम्ल के साथ, तो हम ले रहे हैं HCl। तो ये भी क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा।
अब देखें एक सोडियम के ऊपर होता है एक प्लस का चार्ज, इसके ऊपर होगा क्या एक माइनस का चार्ज, तो इधर का माइनस वाला इधर के प्लस वाले के साथ शिफ्ट हो जाता है, तो क्या बनाएगा NaCl बना लेगा और फिर क्या बनाएगा जल बनाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं जल बना लेते हैं। अब क्या बच रहा है कार्बन बच रहा है और 2 ऑक्सीजन बच रहा है, तो CO2 हो गया। इस तरह से हमने देखा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अब क्रिया करा तो क्या बनाया लवण बनाया, जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है लवण बनाती है और जल बनाती है। क्या बनाते हैं लवण और जल। तो इसे उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। धातु मतलब कोई ले लें हम, कैल्शियम ले लें। कैल्शियम क्या एक धातु है। ऑक्साइड में इसके साथ क्या रहना चाहिए ऑक्सीजन रहना चाहिए, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है हमें अम्ल के साथ कराना है। तो हम कह ले लें HCl ले लें। HCl क्या होता है एक अम्ल होता है। तो अब हमें पता है कि जो कैल्शियम होता है इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज होता है, लेकिन जो Cl होता है उसके ऊपर 1 माइनस का चार्ज होता है। तो इधर का जितना प्लस है उतना इधर का क्या करना पड़ेगा हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इधर 2 माइनस वाले करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 2 से हम गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ से 2 माइनस वाला Cl हो जाएगा ना, तो इधर का 2 माइनस वाला Cl इधर के कैल्शियम के साथ क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाता है। तो क्या बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 बनेगा, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेता है जल बना लेता है। तो इस तरह से प्रूफ हुआ कि धातु ऑक्साइड जो होता है अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है लवण बनाता है और जल बनाता है। इसी तरह से हम ले लें यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या होता है एक धातु होता है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा लें तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब यदि ये भी अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो अम्ल में ले रहे हैं हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं हम। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम के ऊपर कितने प्लस के चार्ज होते हैं 2 प्लस के चार्ज होते हैं, और जो सल्फेट आयन होता है उसके ऊपर कितने माइनस के चार्ज होते हैं 2 माइनस के चार्ज होते हैं। तो इधर का जो माइनस वाला पोर्शन है ना इधर के प्लस वाले पोर्शन के साथ क्या कर देते हैं शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे प्लस वाले को पहले लिखेंगे Mg हो गया और इधर क्या हो जाएगा SO4 हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, Mg से मैग्नीशियम SO4 से सल्फेट क्या बन गया मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। और क्या बचा यहाँ से हाइड्रोजन बचा और यहाँ पे ऑक्सीजन बचा, तो मिलके क्या होंगे H2O बना लेंगे। इस तरह से प्रूफ हो जाता है हमारा कि जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है लवण बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं अम्लों का प्रयोग। अम्लों का प्रयोग यूज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले प्रयोग में पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ होता है। तो देखें सल्फ्यूरिक H2SO4 को लेड बैटरी में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे एवं उर्वरक के निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसे हम कहाँ प्रयोग करते हैं लेड बैटरी में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक के निर्माण में। इसी तरह से बहुत अधिक जगहों पे हम क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं नाइट्रिक अम्ल को सोने चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक एवं औषधि विस्फोटक बनाने में भी इस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का किस में प्रयोग किया जाता है सोने चांदी के शोधन में, उर्वरक बनाने में, औषधि में, विस्फोटक बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्रों में कपड़ा रंगने के लिए तथा पेंट से पूर्व चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।